हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, कल जो है मैं लाइव आई थी और बहुत से लोगों ने मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन भी किया था। जिन लोगों ने लाइव सेशन नहीं ज्वाइन किया था वो बाद में जाके मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो जाके उन लोगों ने देखा भी है। और बाकी आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिएगा। और अगर आप लोगों को कथेतर गद्य साहित्य या फिर गद्य साहित्य की और जो विधाएं हैं उस पर अगर आप लोगों को क्लास चाहिए तो आप उस वाली वीडियो पे जाके कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ आप लोगों को क्लास चाहिए, और वो भी लाइव। क्योंकि मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो बना बना के अपलोड करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो ये वाला जो प्रोसेस चल रहा है ये तो अपने निर्धारित समय पे चलेगा ही। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे लाइव आके 1 घंटा प्रश्नोत्तरी करा दूंगी। जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना रहेगा, जैसे कि जीवनी हो गई, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट टॉपिक है, इन सारे टॉपिकों पे प्रश्नोत्तरी जब कराएंगे तो उसके हिसाब से एक बार मैं बता दूंगी, आप लोग पढ़े रहिएगा। फिर मैं प्रश्नोत्तरी कराऊंगी तो आप लोगों का रिवीजन होगा, और जो चीज़ें जहाँ पे अगर नहीं याद होती हैं तो उनको ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये तरीका मेरा पसंद आ रहा है तो एक बार लाइव वाली जो मेरी वीडियो अपलोड हुई है उसमें जाके एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं ये जान जाऊंगी कि हाँ आप लोग जो है वो क्लास लेना चाहते हैं। तो फिर मैं बताऊंगी कि मैं कब से जो है लाइव सेशन अपना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये काम प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जितने लोग अगर नहीं देखे हैं, जो लोग देखे हैं वो लोग एक बार जाके उस वीडियो पे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग जो है लाइव क्लास लेना चाहते हैं और मैं लाइव आके पढ़ाना शुरू करूं। बाकी ये सीरीज़ तो ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक आ रहा है तो आप लोग भी चाह रहे होंगे कि थोड़ा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। तो देखिए, इसमें तो हम बहुत तेज़ी से भाग नहीं सकते, क्योंकि नेट वगैरह आप लोग को पता ही है, नेट की भी दिक्कत है और अभी बहुत सी चीज़ों की सुविधाएं नहीं है। इसलिए जितना हो सकता है मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा देने का ही प्रयास करती हूँ। तो मैंने सोचा कि लाइव आके अगर आधे टॉपिक को कवर कर लिया जाए तो उससे बेटर तो मुझे लगता है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो जैसा भी लगेगा बताइएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, छायावाद हमारा टॉपिक चल रहा है। तो छायावाद में आज हम आगे देखेंगे प्रेम और मस्ती का काव्य। तो प्रेम और मस्ती के कवियों का जो विवरण दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले कवि आते हैं भगवती चरण वर्मा। इनका जो जन्म है 1903 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1981 में हुई थी। जन्म याद रखिएगा 1903 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मधुकड़, प्रेम संगीत 1937 की है, मधुकड़ 1932 ईस्वी में लिखी गई, मानव 1940 ईस्वी की रचना है, एक दिन। ये चारों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? भगवती जी के द्वारा, भगवती चरण जी के द्वारा लिखी गई हैं। देखिए, यहाँ पे इनके जन्म और मृत्यु को अगर हम याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे? भगवती चरण वर्मा, कल ही मैंने बताया था, एक लेखक थे जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनका भी जन्म जो है 1903 में हुआ था, और यहाँ पे भगवती चरण वर्मा का भी, और यशपाल का भी जन्म 1903 में हुआ था। तो इन्हें अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद करिए कि 3 भगवती थी, मतलब 3 भगवती थी। कहते हैं 3 भगवती का जन्म होता है, 3 भगवती का जन्म होता है, और तीनों अपनी मृत्यु के समय क्या होती हैं? एक सी रहती हैं, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 भगवती ऐसी थी जिनका जन्म हुआ था, 3 भगवती का जन्म हुआ था, और वही तीनों भगवती जो है मृत्यु के समय कैसी थी? एक सी थी। एक सी थी यानी कि 81, 1 से 81, एक सी थी 81। समझ में आया? तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो आपने देख ली। मधुकड़ 1932 की थी, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940 और एक दिन, ये सारी रचनाएं भगवती चरण वर्मा की हैं। आगे बात करेंगे, अगले कवि हैं हृदय नारायण हृदयेश। इनका जो जन्म है 1905 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें है स्फुट गीत, एक ही रचना है स्फुट गीत, 1905 में इनका जन्म हुआ था, हृदय नारायण हृदयेश जी का। अगले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 1907 में हुआ था,
और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो जन्म है शायद इसी नवंबर में हुआ था, मतलब डेट तो एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन 27 या 28 नवंबर के आसपास इनका जन्म हुआ था। आई थिंक 27 नवंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था और 2003 जनवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950। ये सारी की सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई हैं। ध्यान रखिएगा, इनका क्रम पूछा जाता है तो इनको आप याद रख सकते हैं। इनकी एक ट्रिक है कसब, ठीक है। इनकी एक ट्रिक है सबक। सबक शब्द याद रखिएगा। सा से हो जाएगा साला, मधुशाला, बा से हो जाएगा बाला, मधुबाला, और क से हो जाएगा कलश, मधुकलश। तो सबक ये ट्रिक है, तीनों से मतलब तीनों लाइन से कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसका क्रम पूछता है कि पहले कौन सी आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी। सबक याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा सबसे पहले मधुशाला आई थी और 35 में आई थी, ठीक है, और बाला फिर कलश। तो सबक से याद कर लीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन की ये सारी रचनाएं हैं। तो आप एक चीज इसमें और देख सकते हैं, मधुशाला 35 की है, बाला 36 की, क्रम से जो है समय भी चल रहा है, एक एक बुक के बाद आ भी रहे हैं। शाला 35, मधुशाला 35, मधुबाला 36, मधुकलश 37, फिर निशा निमंत्रण 38 में है, एकांत संगीत 39 में। तो 39 तक तो पूरी रचनाएं गई हैं। फिर उसके बाद है आकुल अंतर 43, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल कई बार पूछा गया है 1946, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, खादी के फूल याद रखिएगा। मिलन यामिनी 1950, मिलन यामिनी ये कब की है? 1950 ईस्वी की है। तो ये सारी की सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगले कवि हैं हरिकृष्ण प्रेमी। इनका जो जन्म है 1908 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में, अनंत के पथ पर। ये 4 रचनाएं हरिकृष्ण प्रेमी जी के द्वारा लिखी गई हैं। अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में, अनंत के पथ पर। कह सकते हैं, याद कर सकते हैं कि अनंत के पथ पर वंदना के बोल जो है वो अग्निगान के लिए थे। वंदना के जो बोल थे वो अग्निगान के लिए थे। ऐसा मैंने जो है हरि कृष्ण की आंखों में देखा था। कहते हैं अनंत के पथ पर वंदना के जो बोल थे वो अग्निगान के लिए थे, और ऐसा मैंने जो है हरि कृष्ण के आंखों में देखा था। तो ये सारी रचनाएं याद हो जाएंगी, हरिकृष्ण प्रेमी जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगले कवि हैं नरेंद्र शर्मा। इनकी जो रचनाएं हैं, सबसे पहले तो इनका जन्म देखेंगे। 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1999 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? नरेंद्र शर्मा जी की। अब इनकी जो रचनाएं हैं, पहली है प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, प्रवासी के गीत 1938, पलाश वन 1939, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी 1942, हंसमाला 1946, रक्त चंदन 1949, अग्निशस्त्र 1951। ये सारी की सारी रचनाएं नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं। एक बार फिर से देखिएगा, प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाश वन 1939, मिट्टी और फूल 1942। काफ़ी बार पूछी गई है, मिट्टी और फूल कब की है? 1942 ईस्वी की है। और ये प्रवासी के गीत भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1938 की है। कामिनी 1942 की है, हंसमाला 1946, रक्त चंदन 1949 और अग्निशस्त्र 1951। तो ये सारी की सारी रचनाएं नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं। बात करें अगले कवि की, तो अगले कवि हैं आपके सामने रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था और 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की। जन्म 1915 में और मृत्यु 1996 में। कहते हैं
इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं मधुलिका 1938, अपराजिता 1939। अपराजिता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपराजिता कब की है? तो ये 1939 ईस्वी की रचना है अपराजिता। एक रचना कल हमने पढ़ी थी संचयिता, कंफ्यूज मत होइएगा। संचयिता आरसी प्रसाद सिंह की है, 1942 में लिखी गई है। और यहाँ पे अपराजिता जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है जो कि 1939 में लिखी गई है। अगली रचना है किरण बेला 1941 ईस्वी, करील 1942, लाल चूनर 1944, वर्षांत के बादल। इसमें लाल चूनर, अपराजिता, किरण बेला, वर्षांत के बादल, ये चारों रचनाएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगले जो कवि हैं वो हैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी। इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं रूप अरूप 1940 ईस्वी, तीर तरंग 1944, सिप्रा 1945 ईस्वी, मेघगीत 1950 ईस्वी, अवंतिका 1953 ईस्वी। ये सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई। रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1944, सिप्रा 1945, मेघगीत 1950 और अवंतिका 1953 ईस्वी। आगे बात करेंगे जो अगले कवि हैं वो हैं विद्यावती कोकिल जी। बात करें विद्यावती कोकिल जी की तो इनकी रचनाएं हैं अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती। सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? विद्यावती कोकिल जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती। ठीक है, याद हो जाएगा। कह सकते हैं आरती और अंकुरिता की माँ जो है सुहागिन थी और उनका जो है सुहागिन होने पर उनका पुनर्मिलन होता है। किसका? आरती और अंकुरिता की माँ जो कि एक सुहागन थी और उनका वो सुहागन थी तभी जो है उनका पुनर्मिलन हो जाता है उनके पति से। सुहागन थी तभी तो दोबारा पति से उनका पुनर्मिलन हुआ। सुहागन ना होती तो कहाँ से? अब पति मर जाता तब थोड़ी ना पुनर्मिलन होता। सुहागन थी, विश्वास रहा होगा तो उनका जो है पुनर्मिलन हुआ। याद रख सकते हैं इस तरीके से आप कि ये विद्यावती कोकिल जी की रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे सुमित्रा कुमारी सिन्हा। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं विहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलो के देवता। तो ये बोलो के देवता भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की रचना है विहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलो के देवता। किसकी है? सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी के द्वारा लिखी गई है। देखिए यहाँ पे तो हमने प्रेम और मस्ती के काव्य जो लिखे गए हैं छायावाद के अंतर्गत उन सभी कवियों को और उनकी रचनाओं को हमने पढ़ लिया। कभी कभी प्रश्न बनता है कि कौन से लेखक प्रेम और मस्ती के काव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अब हम सारे कवियों को एक ट्रिक में याद करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ऐसे कौन से कवि हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। कैसे याद रखेंगे प्रेम और मस्ती वाले कवि कौन कौन से हैं? तो एक हम कहानी बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, आप उसको सुनिएगा। सबसे पहले ये जानिए कौन कौन से कवि आते हैं। तो अभी हमने उन लोगों के बारे में पढ़ा है, जैसे भगवती चरण शर्मा जी, इनका नाम है वर्मा। यहाँ पे शर्मा लिखा है, ये गलत है और बार बार मेरी नज़र शर्मा पे ही पड़ रही है, वर्मा है। तो भगवती चरण वर्मा है, हृदय नारायण हृदयेश हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, विद्यावती कोकिल हैं और सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी हैं। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? कहते हैं देखिए, भगवती के चरणों में अगर कोई बता रहा है कि भाई आप भगवती के चरणों में अगर हृदय से जाओगे, भगवती के चरणों में भगवती चरण वर्मा हो गए। अगर आप हृदय से जाओगे यानी कि हृदयेश हो गए। अगर आप हृदय से जाओगे तो आपके हर वंश के बच्चों को लोग कृष्ण की तरह प्रेम देंगे। आपके हर वंश के बच्चों को, हर वंश के बच्चों यानी कि हरिवंश राय बच्चन, हर वंश के बच्चों को लोग कृष्ण की तरह प्रेम देंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण से हर कोई प्रेम करता था, वैसे ही आपके वंश के जो बच्चे होंगे आने वाले समय के, उनको भी लोग कृष्ण की तरह ही प्रेम देंगे। कृष्ण की तरह प्रेम यानी कि हरि कृष्ण प्रेमी।
कृष्ण की तरह प्रेम देंगे और माता जानकी भी अपने आंचल में, माता जानकी से हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री, और माता जानकी भी अपने आंचल में ही नरेंद्र व सुमित्रा को, आंचल से हो जाएगा अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल कनेक्ट कर लीजिएगा, जानकी से जानकी वल्लभ शास्त्री और आंचल से अंचल को कनेक्ट कीजिएगा। तो कहते हैं माता जानकी भी अपने आंचल में ही नरेंद्र व सुमित्रा को, नरेंद्र से हो जाएगा नरेंद्र शर्मा और सुमित्रा से हो जाएगा सुमित्रा कुमारी सिन्हा। तो कहते हैं नरेंद्र व सुमित्रा को विद्या का ज्ञान प्रेम व मस्ती के साथ देती हैं या देंगी। जो है नरेंद्र व सुमित्रा को विद्या का ज्ञान, विद्या से हो जाएगा विद्यावती कोकिल, विद्या का ज्ञान कैसे देंगी, प्रेम व मस्ती के साथ देंगी। प्रेम व मस्ती यानी कि ये सारे कवि कैसे हैं, प्रेम व मस्ती वाले हैं। एक बार फिर से स्टोरी सुनिएगा, अभी तो मैंने समझा दिया, अब सुनिएगा दोबारा याद हो जाएगा। कहते हैं कि भाई अगर आप भगवती के चरणों में हृदय से जाएंगे तो आपकी हर वंश के बच्चों को लोग कृष्ण की तरह प्रेम देंगे। माता जानकी भी अपने आंचल में नरेंद्र व सुमित्रा को विद्या का ज्ञान प्रेम व मस्ती के साथ देती हैं। इस तरीके से आप याद कर लेंगे, सारे कवि आपके ऐड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। कहते हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनको हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, हालावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, हरिवंश राय बच्चन को, और इन पर जो है उमर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। किस पर, हरिवंश राय बच्चन जी पर। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चन जी को हिंदी का बायरन कहा जाता है। जो बच्चन जी हैं हरिवंश राय बच्चन, इनको हिंदी का बायरन कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कहते हैं जो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं, इन्हें हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स अभी जो पढ़े गए हैं तीनों काफी महत्वपूर्ण हैं। आगे बात करेंगे छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवि कौन कौन हैं। तो हास्य व्यंग्यकार कवियों की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो कवि आते हैं वो है ईश्वरीय प्रसाद शर्मा जी। ईश्वरीय प्रसाद शर्मा की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, पहली है चना चबेना। चना चबेना 1924 ईस्वी की है। तो आप जानते हैं ईश्वर का जो प्रसाद मिलता है, यानी कि अभी जैसे दशहरा का समय चल रहा है, ठीक है, लोग जाते हैं दशहरा में, ठीक है, मूर्तियां जगह जगह स्थापित की गई हैं दुर्गा जी की, तो आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे दुर्गा पूजा। तो जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जिस दिन हवन होता है उस दिन प्रसाद भी बढ़ता है, और जब प्रसाद बढ़ता है वो ईश्वर का प्रसाद होता है ना, तो उस प्रसाद में हलवा चना रहता है। आपने देखा होगा चना रहता है, और चना जो है कितना रहता है, हम लोग जाते हैं तो सोचेंगे अभी इसमें चना मिलेगा, और चने के चक्कर में प्रसाद लेते हैं, और चना उसमें कितने दिखेंगे, 2 से 4 दाने चने के दिखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिखते, 2 से 4 दाने ही आपको दिखते हैं चने में। तो 2 से 4, तो 2 4 से हो जाएगा चना। चना चबेना कहाँ पे दिखता है, ईश्वर के प्रसाद में आपको चना मिलता है। आसानी से याद हो जाएगा ना, आप कभी भूलिएगा मत। चना चबेना किसकी रचना है, ईश्वरी प्रसाद की है। और चना चबेना कब की है, 24 की है। 2 ही 4 चने दिखते हैं ईश्वर के प्रसाद में, जो चना बटता है उसमें 2 ही 4 चने दिखते हैं। आगे हैं, अगले कवि हैं हरिशंकर शर्मा जी। इनकी रचनाएं हैं पिंजरापोल, चिड़ियाघर। 2 रचनाएं हैं हरिशंकर शर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं, एक तो है पिंजरापोल और दूसरा है चिड़ियाघर। अगले कवि हैं कांतानाथ पांडे चोंच। कांतानाथ पांडे चोंच की बात करें तो इनकी पहली रचना है चोंच चालीसा। पहली रचना क्या है, तो पहली है चोंच चालीसा, दूसरी है पानी पांडे, और तीसरी रचना है महाकवि साढ़। ये 3 रचनाएं जो है इनके द्वारा लिखी गई है। एक है चोंच चालीसा, दूसरी है पानी पांडे, और तीसरी है महाकवि साढ़। किसके द्वारा है, कांतानाथ पांडे चोंच के द्वारा लिखी गई है। अगले जो कवि हैं वो है शिवरत्न शुक्ल बलई। इनकी रचनाएं है परिहास प्रमोद, 1930 ईस्वी में लिखी गई है। शिवरत्न शुक्ल बलई के द्वारा लिखी गई रचना है परिहास प्रमोद, 1930 ईस्वी की। अगले कवि हैं चतुर्भुज चतुरेश। चतुर्भुज चतुरेश की रचना है हंसी का फव्वारा। तो आपने देखा होगा जो फव्वारे वगैरह चलते हैं वो चारों तरफ
दिखाई देते हैं ना, एक ही साइड तो नहीं रहता है कि आप अगर पूरब के साइड देखेंगी तभी आपको फव्वारे दिखते हैं। फव्वारे जो है चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं, चाहे जिस दिशा में आप खड़ी होकर देख लीजिए। तो हंसी के फव्वारे हैं तो इंसान हंसेगा तो हंसी के फव्वारे भी जो है वो चारों तरफ घूसते हैं। ठीक है, तो चारों से चतुर्भुज को आप कनेक्ट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। चतुर्भुज चतुरेश की रचना है हंसी का फव्वारा, आसानी से याद रहेगा। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है ज्वालाराम नागर विलक्षण। ज्वालाराम नागर विलक्षण की रचना है छायापथ। क्या है छायापथ? देखिए, ज्वाला यानी कि आग, आप इससे समझ लीजिए। जैसे धूप का समय चल रहा है, अरे गर्मी का समय चल रहा है, अगर इस समय आपको 12 बजे 11 बजे 12 बजे कोई भेज दे बाहर तो क्या होता है, जैसे लगता है ज्वाला जल रही हो, इतनी गर्मी रहती है, इतनी तेज धूप रहती है, आग लगी रहती है। तो जब हम लोग चलते तो हम लोग कैसे पथ की खोज करते हैं? छाया पथ की, ताकि छाया बनी रहे और छाया में चलने में आपको भी सुविधा रहेगी। क्या आप धूप में चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे ना। तो छाया पथ आप उसी से रिलेट कर लीजिए। छाया पथ किसकी रचना हो गई? ज्वालाराम जी की हो गई। तो यहाँ पे हमने जो है छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवियों को भी देखा। अब इनको भी हम याद कर लेते हैं। कैसे याद रखेंगे कि छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवि हैं? इसकी एक ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक आप सुनिएगा, और जो भी ट्रिक मैं बताती हूँ उसको आप लोग नोट कर लिया कीजिए। नोट करने से ये रहेगा, आपको बार बार वीडियो पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपनी पुस्तक खोलेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसकी ट्रिक है कि ईश्वर हरिशंकर, भाई शंकर जी हरिशंकर जी ईश्वर ही तो हैं। तो कहते हैं ईश्वर हरिशंकर चोंच मार रहे थे। ईश्वर हरिशंकर चोंच मार रहे थे शिव रत्न पर। किस पर चोंच मार रहे थे? शिव रत्न पर चोंच मार रहे थे चारों तरफ से। कैसे चोंच मार रहे थे? तो जब कोई चोंच मारता है, कोई पक्षी जब चोंच मारता है ना, तो वो चारों तरफ से मारता है, बस एक ही जगह चोंच अपना नहीं मारता, चारों तरफ से मार के उस जगह को तोड़ा जाता है। जब जैसे आपको भी कोई चीज़ अगर खोलनी होती है तो आप साइड से पहले उसको जो है वहाँ पे आप उसमें कुछ निशान बना के वहाँ पे ठक 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 करेंगे तो वो चीज़ आसानी से आपकी टूट जाती है। एक ही साइड मारने से तो नहीं होता। तो वही कहते हैं कि ईश्वरी प्रसाद हरिशंकर जी जो हैं, ईश्वरी हरिशंकर जी चोंच मार रहे थे कहाँ पर? शिव रत्न पर चारों तरफ से। शिव रत्न पर चारों तरफ से चोंच मार रहे थे, तभी उसमें क्या लग जाती है? तभी उसमें से ज्वाला की छाया निकल जाती है। तभी उसमें से ज्वाला की क्या निकलती है? छाया निकलती है। ज्वाला की छाया, तो छाया से याद हो जाएगा ज्वालाराम की है छायापथ, और बाकी वैसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर ज्वाला तक ही करेंगे तो भी अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, कहते हैं ईश्वरी हरिशंकर, तो ईश्वरी से ईश्वरी प्रसाद, हरिशंकर से हरिशंकर शर्मा। तो कहते हैं ईश्वरी हरिशंकर चोंच मार रहे थे शिव रत्न पर चारों तरफ से। कनेक्ट हुआ? जो ईश्वरी हरिशंकर जी थे वो चोंच मार रहे थे शिव रत्न को पाने के लिए, तो शिव रत्न पर ही चोंच मार रहे थे चारों तरफ से। तभी क्या होता? तभी उसमें से ज्वाला निकलने लगती है, और जब ज्वाला निकलने लगती है तो लोग क्या करने लगते हैं? लोग हंसने लगते हैं, लोग उनका हंसी उड़ा देते हैं जब वहां से ज्वाला निकलने लगती है। या फिर कह सकते हैं ज्वाला निकलती है, ज्वाला की छाया निकलने लगती है, और जब ज्वाला की छाया निकलती है तो लोग हंसने लगते हैं, हंसते हुए उन पर व्यंग कसते हैं। तो इस तरीके से भी आप मतलब इनको याद रख सकते हैं, कौन कौन से कवि जो हैं हास्य व्यंग्यकार में आएंगे छायावाद के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरापोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं। हरिशंकर शर्मा की जो रचना है पिंजरापोल और चिड़ियाघर, ये दोनों रचनाएं कैसी हैं? ये दोनों गद्य रचनाएं हैं, काव्य नहीं है, गद्य हैं। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं जो हैं संकलित की गई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पिंजरापोल और चिड़ियाघर ये दोनों एक गद्य रचना है। और याद कर लीजिएगा, जो चिड़ियाघर है ये गिरजा कुमार माथुर की भी रचना है। किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की है। आगे देखेंगे छायावाद ब्रजभाषा काव्य काल क्रमानुसार। तो देखेंगे छायावाद में जो ब्रज भाषा में कुछ काव्य लिखे गए थे वो किसके द्वारा लिखे गए हैं। सबसे पहले आते हैं रामनाथ ज्योतिष जी। रामनाथ ज्योतिषी, इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो है रामचंद्रोदय काव्य 1936 ईस्वी।
रामनाथ ज्योतिषी जी के द्वारा लिखी गई एक रचना है रामचंद्रोदय काव्य 1936 ईस्वी की है। अगले जो कवि आते हैं जिन्होंने छायावाद में ब्रजभाषा में काव्य की रचना की थी वो है रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं वो है बुद्धचरित 1922 ईस्वी की रचना है। 1884 ईस्वी में लिखी गई रचना है बुद्धचरित 1922 ईस्वी की है। अगले जो कवि है वो है राय कृष्णदास। जन्म जो है 1892 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो रचनाएं हैं वो है ब्रजरज 1936 ईस्वी। कब की है? ब्रजरज 1936 ईस्वी की है, राय कृष्णदास की रचना है। अगले जो कवि हैं वो हैं दुलारे लाल भार्गव। दुलारे लाल भार्गव, इनका जो समय है वो है 1895 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं दुलारे दोहावली। दुलारे दोहावली, ये तो नाम से ही कनेक्ट हो जा रहा है। दुलारे लाल भार्गव, दुलारे दोहावली इनकी रचना है। आगे बात करेंगे वियोगी हरि। वियोगी हरि, इनका जन्म 1896 में हुआ था, मृत्यु 1988 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं वीर सतसई 1927 ईस्वी, चरखा स्त्रोत, ये दो रचनाएं हैं। वीर सतसई 1927 और चरखा स्त्रोत, दो रचनाएं हैं वियोगी हरि के द्वारा लिखी गई हैं। अगले कवि हैं किशोरी दास वाजपेयी। इनकी जो रचनाएं हैं 1898 से 1981 ईस्वी। अगले जो कवि हैं वो हैं किशोरी दास वाजपेयी जी। इनका जो जन्म है वो 1896 में हुआ था, 1981 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचना है तरंगड़ी। तरंगड़ी जो है ये 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। किसकी है? किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा लिखी गई रचना है तरंगड़ी। और कब की है? तो ये रचना 1936 ईस्वी में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, अगले कवि हैं अनूप शर्मा। इनका जन्म 1900 में हुआ था। अब बात करें इनकी रचनाओं की तो पहली रचना है इनकी फेरी मिलीबॉ 1938 की है और दूसरा है चंपू काव्य। ये दो रचनाएं अनूप शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? 1900 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो रचनाएं हैं वो है एक तो चंपू काव्य है और दूसरा है फेरी मिलीबॉ। अब सोचिए अनूप शर्मा जो है उनसे कोई पूछता है कि भैया अब फिर कब मिलबो। जैसे होता है आप कहीं जाइए तो जब वहां से वापस आने लगे तो लोग आपसे पूछते हैं अच्छा भैया बताओ फिर कब मिलबो, फिर कब मिलबो। तो कहेंगे ठीक है हो जाएगी मुलाकात, फिर मिलेंगे, देखा जाता है, जैसा समय आएगा वैसे बताएंगे, अभी आज से क्या बता दे। तो वो क्या कहेंगे? वो बोलेंगे कि अरे नहीं भैया बताई दो। वो अड़ जाते हैं, वो उस बात के लिए अड़ गए हैं कि नहीं आज ही आप बताई के जाओ, आप फिर कब मिलबो। अड़ से 38 को आप कनेक्ट कीजिएगा। फिर मिलबो की बात पे वो अड़ जाते हैं कि हमें बताई दो फिर कब मिलबो। इस बात के लिए अड़ गए हैं अनूप शर्मा जी से। तो अनूप शर्मा की रचना फेरी मिलबो इस बात के लिए अड़ गए। तो अड़ से 38 इसका समय हो गया। और अगर मान लिया 38 आपको नहीं याद होता तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे कोई कहता है कि कब मिलबो तो कह दीजिए कि आज 3 तारीख है ना, अगली आने वाली 8 तारीख को मिलेंगे। आज 3 है ना, 8 तारीख को मिलेंगे। तो 3 और 8 यानी कि 38 इसका समय हो गया। आगे बात करेंगे, अगले जो कवि हैं वो हैं रामेश्वर करुड़। रामेश्वर करुड़ जो है इनका जन्म 1901 ईस्वी में हुआ था और इनकी रचना है करुड़ सतसई। रामेश्वर करुड़ जो है इनका जन्म 1901 में हुआ था और रचनाएं जो हैं वो हैं करुड़ सतसई, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, जो एक पॉइंट दिया गया है वो है कि रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया, एडविन अर्नाल्ड एक विदेशी विद्वान है, इनकी एक रचना थी लाइट ऑफ एशिया, इसी का अनुवाद जो है ब्रज भाषा में रामचंद्र शुक्ल ने किया था बुद्ध चरित नाम से। समझ में आया? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया था शुक्ल जी के द्वारा, जो कि मूल रचना क्या थी वो थी लाइट ऑफ एशिया, जो कि एडविन अर्नाल्ड की रचना है। तो इसी के साथ छायावाद का जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था वो आज समाप्त होता है
और कल से जो है हम छायावाद के कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसी भी क्लास लगी है। बाकी स्टार्टिंग में मैंने जो बात कही है उस बात को आप ध्यान दीजिएगा और एक बार वीडियो पे जाके वहाँ पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसके द्वारा मैं आगे बता सकूँगी कि क्लास मैं कब से लूँगी। और अगर नहीं उस तरीके से पढ़ना है तो कोई बात नहीं, फिर जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, जैसा भी आपको समझ में आए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं कल की क्लास में छायावाद कवियों की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।